एक हफ्ते बाद आज जान को डिस्चार्ज किया गया था। जहां दस आप इसके गले लग के बेतहाशा रोए, वही जवान का भी हाल कुछ ऐसा था। निमरा बेगम के गले जवान फिलहाल दिखावे के लिए लगा। इसे आज भी निमरा बेगम से शिका हुआ था। फैजाद इसके बिल्कुल बराबर में बैठा था जब जवान ने हल्की सी सरगोशी करके पूछा, मेरी वाली दिखाई नहीं तेरी? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, वो तो तेरे इस्तकबाल में पलके बिछा के बैठने वाली थी। साइम जी जवान की बाएं तरफ बैठा था और जवान की फैजाद के साथ सरगोशी सुन चुका था। तब के बोल पड़ा। जवान ने दांत पीस के साइम को देखा जो ऐसे अपनी बदतमीजी की फुल नुमाइश करा रहा था। जवान ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, अल्लाह तेरा जैसा साला और भाई किसी को ना दे, मगर मेरा हौसला देख, मैं अल्लाह से तुझे ही साले के रूप में मांगता हूँ। जुआन इसकी बात पे तंजिया मुस्कुराया और कहा, अच्छा अच्छा चल, है बल्ले बिल्ले को ख्वाब में चिचड़े ही दिखते हैं, मगर हम वो बिल्ले हैं जो ख्वाब में भी चिचड़े छीन के खाने का हौसला रखते हैं। वो दोनों आपस में तंज के तीर चलाते जब हॉल में हीर के सलाम की आवाज़ गूंजी। जुआन ने इसकी आवाज़ में फ़ौरन इसे देखा जो सबको चाय सर्व कर रही थी, मगर जुआन का कप इसने इसके हाथ में देने की बजाय टेबल पर रख दिया। हीर की इस हरकत पे जुआन का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि इसने बसात और साइम के हाथों में चाय का कप दिया था। जुआन की शक्ल देखे साइम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए फ़ौरन अपना कप अपने लबों से लगाया, मगर जुआन से यह मत छुप न सका। हंस हंस लो, एक दिन अगर तुमसे मिन्नतें न करवाई अपनी बहन से मिलने के लिए तो मेरा नाम बदल लेना। जुआन ने ये कह के दोबारा निगाह हीर पर डाली जो सफ़ेद और डार्क पर्पल के सिंपल फ्रॉक में शानजी के बराबर में बैठी थी। मुझे कब मिलवाने लेकर चल रही है सनम से? अभी तो वो मुझसे भी मिलने नहीं जा रही, निहाल के साथ बिजी है, मंगनी के चक्कर में कल रिंग विंग लेने जा रही है सच बोल रही है शानजी? हाँ तो बताया तो था तुम्हें निहाल भाई का। हाँ यार भूल गई। वो दोनों अपनी अपनी बातों में लगी थी जब निमरा की फैमिली आई जिसमें इतरत बादल और हुंजा भी थे। बाजिल ने भी जॉन को जाके ज्वाइन किया। अब वो चारों बातें करते जब इतरत ने बजात कुछ इशारा किया जिसे समझ के बजात ने जॉन के कान में कुछ कहा। जॉन ने बजात की बात सुन के हाँ में गर्दन कहा। शानदे शानजे को पुकारने पे बजात ने इसे आईब्रू चुका कर देखा जब जॉन ने साफ कहा, भाई मैं तो ना मामी बोलने वाला हूँ ना भाभी, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटी है, तो जैसे सनम है वैसे शानजे भी। शानजे मुझे सनम से मिलना है। जॉन के बोलने पर हॉल में जैसे एकदम सन्नाटा सा छा गया। ज़ुआन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। शानज़ी ने फ़िलहाल इसे टालना चाहा। नहीं शानज़ी, मुझे आज ही सनम से मिला और जब तक वो मुझसे मिलने नहीं आएगी मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगा। ज़ुआन, ये क्या बच्चों वाली ज़िद है? अज़हर साहब एकदम बोल पड़े, पापा मैं जो कह दिया वो कह दिया। मुझे पता है मुझे ब्लड इसी ने दिया और भी बहुत सी बातें हैं, इससे बातें इससे करनी है, लिहाजा इसको आप आज की तारीख में ले आएँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है शायद। शानज़ी एकदम गुस्से में बोलने लगी। शानज़ी, बज़ात ने फ़ौरन शानज़ी को टोका, मुझे मत बज़ात इसे समझाएँ, ये पागल हो गया है। सनम कभी नहीं मिलेगी किसी से, कभी भी नहीं। इसने मुझे वार्न किया, अगर मैंने इसे फ़ोर्स किया तो वो मुझसे भी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा शानज़ी। जॉन एकदम बोल पड़ा, मगर मुझे सनम से मिलना है, मैं इसको बहुत कुछ गलत बोल चुका हूँ। आप मुझे बस इसका नंबर दे दें, इतना तो कर सकती हैं। उफ़ ज़ियान, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, किसी से रब्ता करना नहीं चाह रही। आप मुझे दे दें नंबर प्लीज़। मैं दे दूँगा, मेरे पास है इसका न्यू नंबर भी। बज़ात के अचानक बोले पे शानज़ी ने मुँह खोले इसे देखा तो पलट के बज़ात ने इसे आँख मारी। सभी थोड़ी देर के बैठ कर चले गए। ज़ुआन को साइम बाजिल ने इसके कमरे में पहुँचाया। ज़ुआन 2 मिनट सुकून से लेटा जब इसने बाजिल को देखते हुए पूछा, तेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? मानी हुंजा भाभी? ज़ुआन के पूछने पर बाजिल जो ड्रेसिंग पे इसकी मेडिसिन उठाया था तंजिया मुस्कुराया, कहा, छोड़ दूँगा इसे इसकी खुशी के लिए, ज़बरदस्ती एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। क्या तेरा दिमाग? इससे पहले जॉन कुछ कहता एकदम इसके रूम का दरवाज़ा बजा। आ जाए। अचानक इजाज़त मिलते हुए जाने हल्का सा कमरे में झाँका, जिसे झाँकता देखकर बादल रुख मोड़ गया। वो मुझे अस्पताल के लिए निकलना है, निब्रा आंटी की तरह अभी अभी यहीं है, तुम क्या छोड़ दोगे मुझे अस्पताल? हुंजा के कहने पे साइम और जॉन दोनों ने बादल की तरफ देखा जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अपनी मुस्कुराहट छिपाए बिना रुख मोड़े कहा, नहीं मुझे अभी ज़रा अपनी एक दोस्त को पिक करना है ऑफिस से, तुम चली जाओ। बादल की बात सुन के हुंजा का चेहरा एकदम रोने वाला हो गया, जिसे देख के साइम और जॉन ने फ़ौरन निगाह झुकाई। हुंजा ने ओके कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चली गई। इसके जाते ही बादल के लब खुल के मुस्कुराए थे। बादल को मुस्कुराता देखा बादल और साइम भी मुस्कुराने लगे और दोनों ने एक साथ कहा, बहुत बड़ा कमीना है साले। इन दोनों के ऐसे कहने पे बादल का कहकमा गुजा और उसने कहा, अगर इसके मुंह से ना कहलवाया ना कि ये नहीं रह सकती मेरे बिना, तो मेरा नाम भी बादल बाबर नहीं। मोहब्बत करती है मुझसे, मोहब्बत नहीं रह सकती। मुझसे मोहब्बत करती है मुझसे बहुत, नहीं रह सकती मेरे बिना, ना मुझे बर्दाश्त कर सकती है किसी के साथ, इसलिए इसके साथ ये ड्रामा कर रहा हूँ, फ्रेंड वाला जिसकी शुरुआत इसी के सामने हुई थी।
ये मशवरा किसने दिया तुझे? जॉन के कहने के पूछने पर इसने बाजिल कुछ बोलता साइम बोल पड़ा, एक ही तो है जिसे कोई जीत नहीं सकता, बेजाद राजपूत। तुम्हें नहीं लगता ज़्यादा हो गई? और तुम्हारा यहाँ अकेले बैठना सेफ नहीं। सनम जो समंदर की लहरों में अपना अक्स तलाश कर थी, जैसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि एक तो कब से इसका मोबाइल बज रहा था और दूसरा बेजाद इसके बिल्कुल बराबर में आके बैठा हुआ था। बेजाद के बोलने पे सनम ने पलट के इसे देखा तो बेजाद को एक बार फिर नदामत का सामना करना पड़ा। सनम की आंखों में आंसू भरे थे। वो बेजाद को बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर जाने लगी। इसे ये भी डर खौफ नहीं था कि इतनी रात को वो अकेले ड्राइव करके घर जाएगी। कहते हैं जब अंदर से दिल वीरान हो तो फिर किसी वीराने से डर खौफ नहीं लगता। सनम मेरी बात सुनो प्लीज़। बीएम मुझे आप कोई बात नहीं सुननी। सनम ने इसके रोकने पे कहा। शांति को चोट लगी है, वो वहाज भाई के घर पर आई थी, वहाँ से गिर गई है। कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, मजबूरन मुझे फिर तुम्हारे कॉल ट्रेस करके तुम तक पहुँचना पड़ा। क्या कहाँ कैसे गिर गई शांति, आप कहाँ थे? सनम ने फ़ौरन परेशान होकर मिजाज से पूछा। अरे चाय ला रही थी, पाँव फिसल गया। तो इसे डॉक्टर के पास क्यों लेकर नहीं गए आप? वो बार बार तुम्हें बुला रही, एक तो इतनी ज़िद्दी है वो। उफ चलें जल्दी चलें। सनम तकरीबन दौड़ते हुए बेज़ाद की गाड़ी तक पहुंची। बेज़ाद ने मुर्तज़ा को इशारा किया था सनम की गाड़ी घर तक पहुंचाने का। बेज़ाद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, मगर वो यही सोच सोच के परेशान होता कि इतरत की मिन्नतें करने पे शानज़ ने ये ड्रामा कर तो दिया। बेज़ाद को भी इसमें शामिल किया कि वो जाके सनम से बोले कि मैं गिर गई हूँ। इसी सूरत में वो परेशान होकर आपके साथ आएगी, मगर अब एजाज को अपनी बीवी को बचाना था सनम से, क्योंकि जब सनम को पता चलेगा सब ड्रामा था और इसे इतरा तो जान से मिलाने के लिए, तो न जाने वो कैसा रिएक्ट करे। शांजे शांजे सनम ने घर में दाखिल होते से पुकारना शुरू कर दिया। आगे इतना तापी सनम। शांजे ने फ़ौरन इसकी आवाज़ सुन के कहा। स्वान साइम भी इसकी आवाज़ सुन चुके थे। साइम के लाख मना करने के बावजूद स्वान की जद पे साइम इसे लेकर नीचे जाने लगा। सनम ने जब शांजे को अपने सामने सही सलामत देखा और बराबर इतरत को देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगा। सनम ने बोला कुछ नहीं, बस गुस्से में वहाँ से जाने लगी। जब इतरत और जान दोनों ने एक साथ इसे पुकारा। अज़र साहब शाहजहाँ बेगम भी चाहते थे आज वो ना जाए, सारे गिले शिकवे दूर कर दे। जुआन धीरे से चलता हुआ सनम के पास आया जो रुख मोड़े खड़ी थी। जुआन धीरे से चलता हुआ सनम तक आया और एक हाथ से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सनम ने निगाह उठा के जुआन को देखा। जानता हूँ आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको जानता भी नहीं था, फिर भी आपसे बहुत तल्ख़ लहजे में आपसे बात की, फिर भी आपने मेरी जान बचाने के लिए मुझे ब्लड दिया। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं इसे ब्लड देती। सनम ने हल्का सा अपना मौक़िफ़ बयान किया। मगर मुझे तो पता चला था आपको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और ख़ासकर ब्लड देने से। ज़ुआन की बात का सनम के पास जवाब नहीं था। आप ही भी बोल सकता हूँ आपको, मगर हम दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं। अगर बचपन से आपकी ज़ात को मजबूर किया गया है तो अर्श पे मुझे भी नहीं बिठाया गया था। शायद तरबियत की ख़ामी थी, जब ये औरत ज़ात की ज़ात मेरे सामने कुछ नहीं थी। मौत की दहलीज को छुआ है जब भी रिश्तों का तकद्दुस जाना है। बचपन से अकेला रहता आया हूँ सनम, अब अल्लाह ने जब दो दो बहनों से नवाजा है तो इनका साथ खोना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता हमारे पेरेंट्स के बीच के मामलात क्या हैं, मगर मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, जिसमें मेरी दो माएँ, मेरी दो बहनें, मेरे कज़न, मेरे मामू और मेरी बीवी शामिल है। बीवी के लफ्ज़ पे जाहिर ने ज़ुआन को पुरशुकवा निगाहों से देखा था, वही ज़ुआन ने भी इसे अपनी निगाहों में समाया था। ज़ुआन के चुप होते ही सनम की हिचकियाँ हॉल में गूंजने लगी, जो निगाहें नीचे करके रोने में मसरूफ़ थी। शाज़े आगे बढ़ी इसे सहारा देने के लिए, मगर बेज़ात ने आज इसे रोक लिया था। वो चाहता था आज सनम एक आखिरी बार रो के दिल हल्का कर ले। सनम को रोता देखा इतरत ने भी आगे बढ़ के इसके सामने अपने दोनों कान पकड़ के सॉरी कहा। यह तुम्हारे चुन्नू मुन्नू रोज़ अपनी खाला का पूछते हैं। इतरत के ऐसे बोलने पे सनम ने रोते रोते मुस्कुराते हुए इतरत को देखा और कहा, नाम मैं रखूँगी इन दोनों का। ये कह के वो इतरत के गले लग गई। यार मैं भी खड़ा हूँ सीने पे गोली खा के, मुझे भी तो पता चले मेरे लिए दूसरी बहन के जज्बात। जुआन की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। सनम ने एक नज़र जुआन को देखा और उसके गुले खुले हाथ को। कुछ सोचते हुए वो जुआन के हाथों में समा गई और एक बार फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। जुआन ने इतरत को भी इशारा किया तो वो अपने भाई के गले लग गए। आज दोनों बहनों को उनका मुहाफिज मिल गया था, एक ही सही, मगर इनका आज मान था कि इनका भी भाई है। इस मिलन में वहाँ खड़े हर शख्स की आंखें नम थी। सनम की नज़र अजहर साहब पे गई, जो निगाहें नीचे करके शायद रो रहे थे। सनम जुआन से अलग हुई और अजहर साहब की तरफ बढ़ने लगी। शाहजहाँ बजात बहवाज और ख़ासकर जुआन को पल भर को साफ सूख किया। सनम अजहर साहब के पास पहुँचे, धीरे से ने पुकारा, पापा। सनम के बोलने पे वहाँ खड़ा हर शख्स शॉक्ड होने के साथ साथ खुश भी था। साइम आज बहुत गौर से सनम को देख रहा था। इसने क्या खोया था सनम के रूप में, आज इसे शिद्दत से अफसोस हो रहा था।
मगर वो जानता था वो इसे हासिल कर लेगा। सनम के पापा बोलने पर अजहर साहब ने शॉक्ड अंदाज में निगाह उठाकर अपने सामने खड़ी सनम को देखा। इससे पहले अजहर साहब कुछ और कहते, सनम इनके सीने से लग के रोते रोते कहने लगी, आई एम सो सॉरी पापा, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अजहर साहब की तो समझ में नहीं आ रहा था कि इनका रब इन पे इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगा, इनकी बेटी इतनी जल्दी इन्हें माफ़ कर देगी। नहीं मेरा बच्चा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तो तुम्हारा बचपन तुमसे छीना है। बस पापा पुरानी बातें भूल जाएँ, अब मुझे आपसे अब किसी से कोई शिकवा नहीं, मुझे मेरी फैमिली मिल गई, यही बहुत है। जिसे ज़ुआन की 2-2 माएँ हैं, ऐसी मेरी भी हैं। ये बोल के पहले सनम निम्रा के गले लगी तो एक बार फिर निम्रा बेगम ने इससे माफ़ी माँगी। जब शाहजहाँ के पास गई तो सनम ने तो उन्होंने भी इसके आगे हाथ जोड़े, मगर सनम ने फ़ौरन इनके हाथों को पकड़ के चूमा और कहा, मम्मा मुझे इतना गुनहगार मत करें। ये बोल के सनम इनके गले लग के फिर रोने लगी। इतरत भी इनके गले लग के आगे लग गई। जब शाहजहाँ बेगम ने ज़ुआन की तरफ इशारा किया, वो भी इनके आके इन तीनों के गले लग गया। आज आज सबके दिलों से सबके लिए नफ़रत, बदगुमानी निकल गई थी, मगर साइम वहाद पे सोच-सोच के परेशान था कि वो कैसे सनम से बात करे, इससे माफ़ी माँगे ताकि वो इसे एक चांस दे दे। सभी अपने-अपने कमरों में थे। अजहर साहब अब ज़्यादातर शाहजहाँ बेगम के साथ होते थे और निम्रा बेगम को अब कोई एतराज़ भी नहीं था। सनम अब भी वहीं थी, मगर साइम को इसने एक दफ़ा भी नहीं देखा था। हाँ, इतना चली गई थी क्योंकि इसकी कल दोपहर की इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। शानज़े और बज़ार भी जा चुके थे क्योंकि आशिक़ के स्कूल में रिज़ल्ट था जो शानज़े को लेने जाना था। खुशबू बेगम कमरे में आई तो कुछ परेशान सी थी। वहाद साहब को भी चाय देते हुए वो बहुत चुप-चुप थी और ये बात वहाद साहब से छुप ना सकी। क्या बात है खुशबू, इतनी चुप-चुप क्यों हो? वहाज में हीर की तरफ से परेशान हूँ, पता नहीं इसका क्या होगा। वो ज़ुआन के साथ रहना नहीं चाहती और ज़ुआन इसका रद्द-ए-अमल इसके सामने है। वो हीर को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। फहाद ने खुशबू बेगम को अपने पास बिठाया और कहा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। तुम हीर का मामला अल्लाह पे छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। बेटा मान जाओ मेरी बात, तुम कैसे करोगे शर्ट चेंज? निम्रा बेगम पिछले 20 मिनट से इसकी मिन्नतें आगे कर रही थी, मगर वो था कि ज़िद पे अड़ा था कि शर्ट वो खुद चेंज करेगा या फिर इसकी बीवी इसके काम करेगी। अगर इसने मना किया तो वो खुद करेगा, अपने काम किसी का एहसान नहीं लेगा। ज़ुआन ये सब इसलिए करता ताकि हीर इसके पास आए, इससे लड़े, इससे बात करे ताकि इसे मौका मिले पहला जैसा सब ठीक करने का। अपने इस प्लान में वो साइम को शामिल कर चुका था और अपने पापा और बेज़ाद को भी। निम्रा बेगम हार मानती बाहर निकली तो रोने लगी। इन्हें दिख रहा था कि ज़ुआन हाथ का प्लास्टर बैग से ज़रा-सा हिलने पे इसको तकलीफ़ हो रही थी, मगर वो था कि ज़िद पे अड़ा था। वो अपने आँसू साफ़ करते किचन में आए तो हीर से इनका सामना हुआ। हीर इनकी आँखों में नमी देख चुकी थी, इसलिए फ़ौरन परेशान होकर पूछने लगी, आंटी क्या बात है, आप रो रही हैं? क्या करूँ बेटा, रो नहीं तो वो ज़ियान, क्या हुआ ज़ियान को? हीर का दिल एकदम तेज़ धड़का। पागल हो गया, कहता है शर्ट खुद चेंज करूँगा। अब बताओ वो कैसे कर सकता है खुद से? अभी तो अस्पताल से आया है। मैंने कहा मैं चेंज करवा देती हूँ तो गुस्सा करने लगा। अब कहने लगा ये तो खुद चेंज करूँगा। या फिर आगे की बात बोलते निम्रा बेगम को थोड़ी झिझक हुई। या फिर आंटी क्या बोला उन्होंने? ये फिर मेरी बीवी मेरे सारे काम करेगी। निम्रा बेगम के बोलने पर हीर का दिमाग फट से उड़ गया। इसे ज़ुबान पे बहुत गुस्सा आया जब बहरहाल इसने निम्रा बेगम के सामने ज़ाहिर नहीं किया और खामोशी से किचन से चली गई। किचन से निकलकर इसका रुख सीधा साइम के कमरे की तरफ था। दरवाज़ा नॉक करके इसने अंदर झाँका तो साइम कुछ फ़ाइलों को देख रहा था। हीर को देखकर इसने फ़ाइलों को बंद किया और कहा, खैरियत हीर तुम इस वक़्त? हाँ भाई, वो असल में हीर ने ये बात बोल के निम्रा बेगम वाली सारी बात साइम को बता दी। भाई आप जाके चेंज करवा दे। हीर मैं गया था, मैंने कहा अभी कि मैं रुकता हूँ तेरे पास, तो गुस्से से कहने लगा, मुझे एहसान नहीं चाहिए। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैंने कहा अभी मैं बाजी से कह के हुंजा भाभी के अस्पताल से कोई वार्ड बॉय रखवा देता हूँ, तो और भी गुस्सा करने लगा। वहीं निम्रा आंटी वाली बात दोहराई, अगर मेरी बीवी मेरा काम करेगी तो सही है, वरना मैं खुद करूँगा, भले मेरे दिल में कितनी भी तकलीफ़ हो। सैम ये बोल के गौर से हीर का चेहरा देखने लगा, जहाँ फ़िक्रमंदी के साथ-साथ गुस्सा भी था। हीर एक बात पूछूँ? जी भाई। अल्लाह को हाज़िर रख के जवाब देना। पूछे भाई तुम आज भी मोहब्बत करती हो ना ज़ुआन से? आज भी इसे शौहर मानती हो ना अपना? साइम के पूछने पे हीर थक के वही सोफ़े में बैठ के अपना सर अपने हाथों में गिरा लिया। हीर इधर देखो मेरी तरफ। साइम ने इसका चेहरा थाम के ऊपर किया तो वो रो रही थी। हीर आज भी तुम्हारा शौहर है, भले तुम इससे गुस्से से हो, इसके धोखे से तुम्हारा दिल टूटा है, मगर यकीन जानो वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत नहीं इश्क करता है। एक बार इसे मौका दे के देख लो। आज वो बहुत तकलीफ़ है, मोहब्बत के नाते न सही, शौहर होने के नाते इसकी खिदमत कर लो। मैं जानता हूँ इसे बहुत ज़िद्दी है, वो अगर तुम नहीं गई तो वो गुस्से में शर्ट चेंज कर लेगा और अपने स्टिचेस भी ख़राब कर लेगा।
हीर ने अपने आंसू साफ किए, खड़े होकर कहा, मोहब्बत का गला अपने हाथों से घोटा। जवान ने, भाई हाँ हाँ, मगर फिर भी मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं आज भी इसके निकाह में हूँ। इसे नहीं क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि अगर मेरे बाद दूसरे सजदे का हुक्म होता तो शौहर को होता। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इनकी खिदमत करूँगी, तब जब तक वो सही नहीं हो जाते रहूँगी, इनके साथ काम करूँगी, सारे काम। नहीं छोड़ना चाहते ना छोड़े मुझे, मगर मैं अब कभी इनसे मोहब्बत नहीं कर सकूँगी। इतना बोल के हीर कमरे से निकली तो साइम ने अपनी जेब में रखा मोबाइल अपने कान से लगाया, जिसमें जुआन की कॉल लगी थी, जो साइम ने जुआन के कहने पे करी थी। जुआन ने कहा था, जैसे ही हीर तेरे पास आए तो मुझे कॉल लगा के मोबाइल जेब में डाल लेना, ताकि वो हीर की बातें सुन सके। सुन लिया तूने? साइम के कहने पे जुआन मुस्कुराया और कहा, एक बार मेरे पास आ रहे थे इसे। साइम, इतना यकीन है मुझे खुद पे और अपनी मोहब्बत पे कि दोबारा इसे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा। ही जॉन के कमरे के पास खड़ी थी। अंदर जाने के लिए इसके पाँव बहुत भारी हो रहे थे, मगर इसे करना था ये सब। इसने कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर झाँका तो जॉन अलमारी में से अपनी शर्ट निकाल के खड़ा था। हिर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो जॉन ने पलट के दरवाजे की तरफ देखा। लाइट ऑरेंज और येलो कलर के सूट में बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए इसे ही देख रही थी। जॉन लम्हा भर के लिए इसे देख कर साकिन रह गया। हीर खामोशी से चलते हुए इस तक आया और उसके हाथ से शर्ट लेकर कहा, अब बैठ जाए, मैं करवा देती हूँ चेंज। हीर की निगाहें नीची थी, जब भी वो जैन के चेहरे की मुस्कुराहट न देख सकी। जुआन खामोशी से जाके बेड पे बैठ गया। हीर इस तक आई, बहुत आराम से इसने प्लास्टर बैग में से इसका फोल्ड हुआ हाथ बाहर निकाला और नीचे निगाहें नीची करके शर्ट के बटन खोलने लगी। हीर जुआन की बेहद करी थी, इतने के हीर की सांसों की गर्माहट अपने सीने पे महसूस कर रहा था। हीर ने इसके दाएं हाथ से इसकी एक आस्तीन बाहर निकाली और दूसरी निकालने लगी। जब जुआन थोड़ा आगे हुआ, उसके लब खुद पे झुकी हीर की गर्दन से टकराए। पल भर के लिए हीर के हाथ थम गए। इसे लगा इसके पूरे जिस्म में करंट सा लगा। इसे तेजी से दूसरी आस्तीन बाहर निकाली और फौरन जुआन से थोड़े फासले पे हुई। हीर का चेहरा पूरा सुर्ख हो चुका था और जान का दिल चाहता कि उस वक्त इसके सीने से लग जाए। बिना शर्ट के जुआन का जिस्म, जो काफ़ी कसरती कसरती था, हालांकि इसकी उम्र इतनी नहीं थी, फिर भी इसके सीने पे बाल थे। हीर इसका जिस्म देकर निगाहें चुराने लगी। इसे मुकम्मल तौर पर जान से निगाह मोड़ ली थी। इसे ऐसा करते हुए जान को थोड़ा गुस्सा आया और इसने गुस्से में दिल में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गैर के पास बैठी है। थोड़ा सा साफ कर दो सीना मेरा, गीले कपड़े से दवाओं की बदबू आ रही है, और ड्रेसिंग कर दो यहाँ की। जुआन ने अपने जख्मी दिल पे उंगली रखते हुए कहा। हीर ने एक नज़र इसके दिल के मुकाम पे डाली जहाँ पट्टी बंधी थी। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके सीने पे से पट्टी हटाने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे, जो जुआन अच्छे से महसूस कर सकता था। पट्टी हटाते हुए जुआन ने तकलीफ की वजह से हीर का हाथ थाम लिया। हीर अंदाज़ा लगा सकती थी कि इसे तकलीफ हो रही है। टाँकों की 4-5 लाइन थी। हीर की आंखों में आंसू झलमिलाने लगे। वो निगाहें नीची करके जुआन की टाँकों पे पॉलीफेक्स लगाने लगी, मगर हीर का हाथ दौड़ बढ़ रहा था। वो थोड़ी और जुआन के करीब आई। ना चाहते हुए भी हीर की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिसे देखकर जुआन ने हाथ बढ़ा के जैसे ही इसके आंसू को साफ करना चाहा, हीर ने इसका हाथ झटक दिया। जुआन ने दोबारा ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसे पता था अभी वो गुस्से में है। हिंद ने जुआन की सारी दवाएं पढ़ी। खाना तो वो खा चुका था, इसलिए थोड़ी देर इसके ज़ख्म को खुला छोड़ा और इसे दवाएं दी। इसके बाद इसका ज़ख्म पे ड्रेसिंग करके एक रुमाल गीला करके लाई और इसका बदन साफ़ किया। हल्की सी शर्ट पहना के इसने जुआन के ऊपर परफ्यूम लगाया। जुआन के लब बहुत मुश्किल से हंसी रोक रहे थे। हीर इसको ऐसा तैयार कर रही थी जैसे कोई वो बच्चा हो। सब काम करके हीर जैसे कमरे से जाने लगी, जुआन ने आवाज़ देकर कहा, अगर मुझे रात में प्यास लगी या कुछ चाहिए हुआ तो। हीर पल भर के लिए रुकी और फिर कमरे से चली गई। जुआन ने एक इस उदास भरी नज़र दरवाजे पे डाली और गर्दन पीछे करके आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर खुला, जिसकी आवाज़ पे जुआन ने दरवाजे की तरफ देखा। हीर को दोबारा कमरे में आता देखा जुआन के लब खुल के मुस्कुराए थे। हीर के हाथ में पानी का जग था और कुछ कपड़े थे। हीर ने जुआन की तरफ पानी का जग रखा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हीर वॉशरूम से निकली तो इसका ड्रेस चेंज था। ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र में थी। जुआन ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा, वो कोई गुड़िया लग रही थी, छोटी सी पिंक ट्राउज़र और शर्ट में। हीर ने मुकम्मल तौर पर जुआन को इग्नोर किया हुआ था। इसने ड्रेसिंग के पास खड़े होकर अपने बालों को जूड़ा खोला, जिसके खुलते ही पैर के लंबे बाल इसकी कमर पे छा गए। जुआन का दिल चाहा उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए, मगर अफसोस वो सिर्फ सोच सकता था। हीर ने बालों में ब्रश किया, बेड के पास आके वहाँ से तकिया उठाया, चादर उठाई और जैसे ही सोफे पे जाने लगी, जब जुआन ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस हालत में छू सकता हूँ? आप मुझे किसी हालत में भी छू नहीं सकते। हीर के दुबुरे जवाब पे जुआन ने मुस्कुरा के ऐसे देखा और कहा, तो फिर खुद पे भरोसा नहीं जो सोफे पे सोने जा रही हो? जुआन ने जानबूझ के ऐसी बात की ताकि हीर खुद से में इसके बराबर में आके लेटे, और वही हुआ।
हिंद ने गुस्से में जॉन को घूरा, खामोशी से जॉन के बराबर में ज़रा फासले पे करवट से लेट गई। जॉन की नज़र इसकी पुष्ट पे थी, इसे नींद ही नहीं आ रही थी और वजह थी जख्म पे उठता पेन। जॉन ने काफ़ी कोशिश की सोने की मगर नाकाम रहा। मजबूरन इसने खड़े होकर कमरे में टहलना शुरू कर दिया। हीर जो मुकम्मल सोई नहीं थी, आंखें खोल के जॉन को देखने लगी जो इधर उधर टहल रहा था। क्या हुआ? हीर एकदम उठ के बैठ के जॉन से पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आधी रात को ऐसे कमरे में जिनों की तरह घूमेंगे तो मुझे क्या खाक नींद आएगी? हीर ने इसके रूबरू आके कहा। जॉन ने इसे गौर से देखा और कहा, मेरी तकलीफ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सो जाओ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया इस चीज़ का। हीर ने बहुत आहिस्ता कहा था मगर जॉन सुन चुका था। आ तो गया ना, पशेमान तो हूँ ना, अपनी गलती पे भुगत रहा हूँ ना अब। ये बोलते हुए जॉन काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था। हीर देख सकती थी तकलीफ इसकी आंखों में नमी थी। हीर ने अपने बाल बांधे, उसका हाथ थाम के इसे बेड पे बिठाया। लेटे मैं देखती हूँ कोई पेन किलर। हीर न जाने क्या क्या बोली जाती मगर जॉन अभी तक अपने इस हाथ को देख रहा था जो हीर ने थामा था। ही ने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के एक और गोली जॉन को दी। सर दर्द की भी दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। जॉन ने आंखें बंद करते हुए कहा, सर दर्द की गोली का मुझे अंदाज़ा नहीं और अभी आपको कोई और मेडिसिन दे नहीं सकती। लेट जाए, मैं दवा देती हूँ। नहीं रहने दो, तुम खामखाई में परेशान होगी। ये बात यहाँ ज़ख्म देने से पहले सोचना चाहिए था ना। हिन ने इसके दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जॉन ने इसकी बात पे कुछ नहीं कहा और खामोशी से आंखें बंद करके लेट गया। हीर इसके बेहद करीब आया उसका और अपना हाथ इसके माथे पर रखकर दबाना शुरू कर दिया। ज़ुआन बहुत गौर से इसे देख रहा था। हीर इसके ऐसे देखने से नर्वस हो रही थी। जब ज़ुआन ने देखा वो काफ़ी नर्वस हो रही तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे एक सुकून सा अपने दिल में उतरते हुए महसूस हुआ। सर में भी आराम आना शुरू हुआ। 10-15 मिनट में ही ज़ुआन सो गया। थोड़ी देर बाद अपनी सीधी तरफ ज़ुआन को बोझ सा महसूस हुआ तो इसने अपनी नींद से बोझल आंखें खोल के देखा। हीर बिल्कुल इससे लग के सो रही थी। इसका चेहरा ज़ुआन के चेहरे के काफ़ी करीब था। एक हाथ से इसने ज़ुआन की शर्ट को थामा हुआ था। ज़ुआन ने दिल से दुआ की कि हीर ऐसे इसके साथ इसके करीब रहे हमेशा। ज़ुआन की नज़र हीर के लबों पे गई। एक दूसरे में बोझ होने के बावजूद वो ज़ुआन को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो चुके थे। ज़ुआन ने अपना सर थोड़ा और हीर के करीब किया और बहुत आराम से इसके लबों को चूम लिया। कभी ऊपर का होंठ चूमता, कभी नीचे का। हीर शायद थकी हुई थी जब इसकी नींद में खलल नहीं पड़ा। ज़ुआन ने इसके लबों से अपने लब हटाए, उसके बालों में मुँह छुपा के सो गया।